नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल ज्योग्राफी गैलेक्सी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं मंजू बुर्डक और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, जिसमें हम कक्षा 11 की NCERT बुक को लेकर चल रहे हैं। इसमें हमने देखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर को। थर्ड चैप्टर में आज हमारा जो टॉपिक है वो है ज्वालामुखी और ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के जो स्रोत थे, जो साधन थे, उनको हमने अच्छे से देख लिया। उसमें से जो प्रत्येक स्रोत था, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें हमने ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में डिटेल से पढ़ा है। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो पिछले वीडियोस देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद में आज हम देखने वाले हैं कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं और ज्वालामुखी से निर्मित कौन कौन से स्थल रूप होते हैं। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वह स्थान जहां से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ पृथ्वी के धरातल तक पहुंचते हैं, उस स्थान को, उस छिद्र को हम ज्वालामुखी कहते हैं। ये हुई ज्वालामुखी की डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट, जब तक ये पदार्थ पृथ्वी के अंदर है उसको मैग्मा कहा जाता है, और जब ये धरातल पर आ जाता है उसी पदार्थ को हम लावा बोल देते हैं। ध्यान रखना, अंदर मैग्मा और बाहर आते ही लावा। ठीक है, इन शब्दों में हम कई बार थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक मारवाड़ी शब्द है कि अपन अंदर को बोलते हैं माय। ठीक है, तो वहां से आप इसको ऐड कर सकते हो कि अगर पृथ्वी यानी धरातल के अंदर जो पदार्थ है तब तक उसको माय है, मतलब मैग्मा, और बाहर आते ही वो एकदम तप्त था, इसलिए उसको लावा कहा गया। ठीक है, ये दोनों शब्द आप ध्यान में रखना। अब बात करेंगे हम कि ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है उस समय, उस दौरान क्या क्या पदार्थ, कौन कौन सी गैसें बाहर आती है उसके साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गैस की। तो नाइट्रोजन, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन शामिल होती है। ठीक है, ये काफी डिटेल से, काफी मतलब लेंथी में दिए हुए हैं बुक में। मैंने जो जो भी चीजें हमें पढ़नी है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो चीजें ले ली है आपकी, और आप अच्छे से इनको रिपीट कर लीजिएगा। तो जो नाइट्रोजन और सल्फर के यौगिक हैं वो आते हैं, कुछ मात्रा में क्लोरीन भी होती है, हाइड्रोजन होती है और ऑर्गन शामिल होती है। ठीक है, ऑर्गन शामिल होती है। ये हो गई गैसों की बात। अन्य पदार्थों की अगर हम बात करें तो लावा के जमे हुए टुकड़े होते हैं, मलबा होता है, ज्वालामुखी बम, राख, ज्वालामुखी बम। ठीक है, ये बम अलग चीज है जो कि एक थोड़ा विशाल रूप होता है, इनको डीपली देख लेंगे हम आगे के वीडियोस में। राख होती है और धूल कण भी शामिल होते हैं। ठीक है, ये हो गए पदार्थ ज्वालामुखी घटना घटित होते समय जो धरातल पर आते हैं वो। नेक्स्ट, ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और विकसित आकृति के आधार पर ज्वालामुखियों का विभाजन। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखियों का विभाजन। आधार क्या रहेगा हमारा? आधार है कि ज्वालामुखी उद्गार की जो प्रवृत्ति है, ठीक है, जो स्वभाव है, काफी विस्फोट के साथ ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है या एकदम धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, वो चीज। और दूसरी, जो भी आकृतियां विकसित हो रही है, ठीक है, ज्वालामुखी घटना घटते समय जो भी आकृति धरातल पर बन रही है, इन दोनों के आधार पर ज्वालामुखियों का विभाजन किया गया है, और वो विभाजन, वो जो पार्ट हैं, वो हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बात करेंगे हम सबसे पहले सील्ड ज्वालामुखी की। तो देखिएगा, सील्ड ज्वालामुखी, इसका दूसरा नाम है ढाल ज्वालामुखी। एक तो याद रख लेना आप, इसी को ढाल ज्वालामुखी भी कहते हैं। आपके सामने कभी ये नाम आए और आपको लगे कि ये नाम नया कैसे आ गया, तो ये है ढाल ज्वालामुखी, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, क्यों कहा गया है इसको ढाल ज्वालामुखी? कुछ ढाल की तरह, ठीक है, कुछ ढाल की तरह इसकी आकृति होती है, उसी आधार पर इसका नाम पड़ गया ढाल ज्वालामुखी। आप सब जानते ही हो कि ढाल की आकृति कुछ ऐसे
होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ज्वालामुखी का उद्गार है और काफी स्लो इसका ढाल होता है, ठीक है। तो जो ढाल काम में लेते हैं, जो ढाल काम में ली जाती है, यानी ढाल की आकृति जैसी इसकी सिल्ड ज्वालामुखी की आकृति मिलती जुलती होती है। हाँ, तो नेक्स्ट, बेसाल्ट ज्वालामुखी को छोड़कर ये सबसे विशाल ज्वालामुखी होता है। अगर हम बेसाल्ट ज्वालामुखी को छोड़ दें तो बाकी जो भी ज्वालामुखी बचे उनमें सबसे विशाल जो ज्वालामुखी है वो होते हैं सिल्ड ज्वालामुखी, ठीक है। उदाहरण की अगर हम बात कर लें तो जो हवाई द्वीप के ज्वालामुखी हैं वो सिल्ड ज्वालामुखी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। हवाई द्वीप का ज्वालामुखी किसका उदाहरण है? सिल्ड ज्वालामुखी का, ठीक है। नेक्स्ट, लावा अत्यधिक इसमें तरल होता है। इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान देना। लावा अत्यधिक तरल होने के कारण इसमें ज्वालामुखी का जो ढाल होता है वो तीव्र नहीं होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको आकृति दिखाई है इसकी बनाकर ढाल की तरह, तो इसका जो ढाल है ना वो तीव्र नहीं होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि इसमें अत्यधिक तरल लावा होता है, ठीक है। दूसरा नाम इसका ढाल ज्वालामुखी है, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं। ढाल की तरह संरचना होने के कारण इसका नाम पड़ा है और इसका निर्माण राख, धूल और असंगठित पदार्थों से होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको कि इसका जो निर्माण है उसमें राख, धूल और असंगठित पदार्थ ज्यादा होते हैं। ये कम ऊंचे होते हैं, जैसा कि हमने देख लिया अभी, और इसमें तरलता का थोड़ा, तरल जो लावा होता है, जो लावा होता है वो अत्यधिक तरल होता है, ठीक है। और इनका ढाल जो है वो 30 से 45 डिग्री तक होता है, ठीक है। ध्यान में रखना, जो ढाल की अगर बात ही कर लें अपन, किसी कोण की बात करें तो 30 डिग्री से 45 डिग्री के कोण तक का इसका ढाल होता है। और उदाहरण में हमने अभी देखा ही था, हवाई द्वीप का ज्वालामुखी है एक तो, और एक सिसली का दो, ये जो ज्वालामुखी है ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट ज्वालामुखी हैं। और थर्ड है माउंट जोरलो जो कि मैक्सिको में स्थित है, ठीक है। इन तीनों को आप एग्जाम्पल के रूप में सिल्ड ज्वालामुखी का एग्जाम्पल याद रखना। सिसली का ज्वालामुखी, इटली का सिसली, हवाई द्वीप का ज्वालामुखी, और थर्ड है माउंट जोरलो, ठीक है, जो कि मैक्सिको में है। ये हो गए सिल्ड ज्वालामुखी। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम मिश्रित ज्वालामुखी की। तो देखिए, मिश्रित ज्वालामुखी एक लंबा और शंकुकार ज्वालामुखी है। समझ आ गया होगा आपको, शंकुकार ज्वालामुखी है ये। नेक्स्ट, इसका निर्माण जमकर ठोस हुए लावा, ट्रेफा और क्रूसन और ज्वालामुखीय राख की कई परतों द्वारा होता है, ठीक है। इसके निर्माण की जो संरचना है इसकी, उसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं ध्यान देना। ये ठोस हुआ लावा होता है, इसमें ट्रेफा होते हैं, क्रूसन और ज्वालामुखी राख मुख्यतया इसमें पाई जाती है, और उसकी भी कई परतें होती है, ठीक है, स्तर होते हैं इसमें। नेक्स्ट है तीखी ढलान और समय समय पर होने वाले विस्फोटक उद्गार इसकी विशेषता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये लाइन है, आप याद रखना कि इसकी जो विशेषता है वो है कि एक तो तीखा ढलान होता है। अभी जो हमने सिल्ड ज्वालामुखी देखा था उसमें हमने जिक्र किया था कि उसका ढलान काफी ढलुआ होता है, ढाल की तरह होता है, उसका ढाल तीखा नहीं होता है, ठीक है। जबकि अब हम पढ़ रहे हैं तीखी ढलान की बात कर रहे हैं मिश्रित ज्वालामुखी में, और समय समय पर होने वाले विस्फोट, ठीक है, ध्यान देना, समय समय पर यानी बार बार विस्फोट होने के दौरान ये ज्वालामुखी इसका निर्माण होता है, तभी इसको मतलब इसमें परतें होती है और इसका नाम पड़ा है मिश्रित ज्वालामुखी। बात करें हम उदाहरण की, तो उदाहरण के लिए आप दो नाम याद रख लीजिएगा, ये मोस्ट है इसमें। एक तो आ जाएगा क्राकाटोआ ज्वालामुखी जो कि 1883 में सबसे पहले इसका उद्गार हुआ था, और दूसरा है विसुवियस ज्वालामुखी जो कि 79 ईस्वी में ही इसका उद्गार हो गया था, ठीक है। विसुवियस और क्राकाटोआ जो है मिश्रित ज्वालामुखी है। विसुवियस ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो उस दौरान इटली में पोम्पेई और हरकुलेनियस नामक दो जो शहर हैं, इटालवी दो शहर पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, पोम्पेई और
हरकुलेनियम 2 शहर थे ऐसे इटली में जो कि कंप्लीटली नष्ट हो गए थे। नेक्स्ट बात करें हम ज्वालामुखी कुंड की। ठीक है, एक आकृति ज्वालामुखी कुंड यानी कॉल्डेरा भी बोलते हैं उसको, तो ये बनती है ज्वालामुखी उद्गार के दौरान। तो देखते हैं इसकी विशेषता। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक विस्फोटक है ये। ठीक है, जो ज्वालामुखी कुंड है जिसे कोल्डेरा भी कहा जाता है वो सबसे अधिक विस्फोटक है। विस्फोट के दौरान लावा गिर जाने से इसमें काफी गहरा गड्ढा बन जाता है और धसे हुए गर्त को, ठीक है, जो गड्ढा बनता है उसी को हम ज्वालामुखी कुंड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विस्फोट होने के कारण मेग्मा का जो विशाल भंडार या फिर उसका नजदीक होना होता है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि इसका विस्फोट होने का कारण क्या होता है। ठीक है, इस कारण को ध्यान में रखना कि एक तो मेग्मा का विशाल भंडार, ठीक है, जहां मेग्मा का विशाल भंडार होता है और धरातल के ज्यादा नजदीक होता है वहां बनते हैं कॉल्डेरा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम दूसरी स्थलाकृति बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का। तो इसमें क्या होता है कि अत्यधिक तरल लावा होने के कारण इसका फैलाव बहुत ज्यादा होता है, बहुत अत्यधिक, मतलब हजारों किलोमीटर पर इसका फैलाव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह है कि लावा जो होता है इसमें निकलने वाला वो काफी तरल होता है। अगर बात करें हम उदाहरण की, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदाहरण है अपना भारत का दक्कन ट्रेप। ठीक है, जो दक्कन ट्रेप है अपने भारत का, जिसका अधिकतर जो हिस्सा है महाराष्ट्र में है, वो एक बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का ही हिस्सा है। ठीक है, याद रखना, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का, ज्वालामुखी के दौरान जो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र प्रवाह होता है उसी का एक एग्जाम्पल है भारत का दक्कन ट्रेप। नेक्स्ट बात करेंगे हम मध्य महासागरीय कटक की। ठीक है, ज्वालामुखी की एक बहुत ही बड़ी विशाल जो एक आकृति बनी है मध्य महासागरीय कटक, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। ये जो उद्गार है ये महासागरों में है। ठीक है, नाम से ही आपको वैसे साफ दिख रहा है, मध्य महासागरीय कटक, इसका उद्गार जो है वो महासागरों में है। ये एक बहुत ही लंबी श्रृंखला है। ठीक है, क्या है, एक बहुत ही लंबी श्रृंखला है, लगभग ये 70,000 किलोमीटर से भी लंबी है। याद रखना, 70,000 किलोमीटर से भी लंबी है और फैलाव जो है इसका वो सभी महासागरीय बेसिनों में, जितने भी महासागर हैं उन लगभग उनमें सभी में इसका फैलाव है मध्य महासागरीय कटक का। अब कौन से एरिया में कहां से ये गुजरता है, कहां जाता है, ये अलग लेक्चर में देखेंगे हम। इसमें इतना ही पढ़ेंगे कि लगभग 70,000 किलोमीटर से भी ये अधिक लंबी है, सभी महासागरीय बेसिनों में इसका फैलाव है और महासागरों में इसका उद्गार होता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम कर लेंगे कि ज्वालामुखी के दौरान जो भी स्थलाकृति बनती है, ठीक है, जो भी लैंड फॉर्म्स बनते हैं, वो आकृतियां जो बनती है उनके बारे में अलग से अगले वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।